पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेजों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आजाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आजादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आजादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। सरकार ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं वो मारे नहीं गए हैं, वो शहीद हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं कहता हूं कि बहस को उलझाना नहीं चाहिए। ठीक है साकेत जी, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत का इतिहास 5000 सालों का इतिहास है। हम ये नहीं कहते हैं कि 1947 में पैदा हुआ। हम ये कहते हैं कि आज हम जिस नेशन स्टेट में रहते हैं, जिस नेशन स्टेट में रहते हैं, उस नेशन स्टेट की एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के भीतर रहने वाले जो लोग, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि भाई भारत माता है हमारी और भारत की भूमि पे पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है। और वो नागरिक जब नौकरियों के बिना भटकता है, जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको सोच के बताइएगा। इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति किस राष्ट्रवाद के तहत बेची जा रही है? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की जय कहना चाहिए, तो भारत माता के जो बच्चे हैं, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। रोज रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, आप अखबार पलटेंगे, दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है। जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफा होता है। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निजीकरण भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। हमारा यह अनुभव है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बड़ी आबादी है जो निजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो फीस दे सकते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी बैंक होता है तो एफिशिएंटली प्राइवेट बैंक काम करता है। आज बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है, LIC बेचा जा रहा है। ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति की बिकवाली हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय ये क्या करते हैं? बोको हरम करते हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हरम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हरम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों, संपत जी मैं ठीक कह रहा हूं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। ये इतिहास में गलत बोल रहा हूं या सही, ये मुझे ठीक कीजिएगा। और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 3 रंग होने चाहिए झंडा में। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं कि सही? हम कहते हैं कि यह देश बार बार, जो साकेत ने कहा
कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। 5000 साल का इतिहास है और इस भूभाग पे पैदा होने वाला हर इंसान, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यता और आस्था कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है। गृह मंत्री देश में एक गृह मंत्री गुंडा की भाषा बोलता है, किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है और उसके बाद इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये कहते हैं कि किसानों के शहादत का दुख है मुझे। आपको दुख था तो आप गए क्या? आप गए किसान के उन परिवारों के पास जिन किसानों की हत्या कर दी गई? आप बात को घुमाइए नहीं। सवाल है जो मुद्दा है उसका सही सही जवाब दीजिए। पहला सवाल, आज संबित पात्रा ने अपने बरबोलेपन में देश की जनता को बता दिया कि अगर आप महंगाई से परेशान हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है, इस देश में सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कर्मचारियों की नौकरी छीनी जा रही है, इसका एक इलाज है कि भाजपा को चुनाव में हरा दीजिए। क्योंकि इनका जवाब क्या था? इन सारे सवालों का जवाब यह था कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो हमको लोग वोट क्यों दे रहा है और हम जीत क्यों रहे हैं? हाय हाय, रावण का घमंड टूट गया था, आपका भी टूटेगा, चिंता मत कीजिए। देश की जनता से इस बड़े मंच से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा की एक दवाई, चुनाव में इनको हार की घुट्टी पिलाई जाए, ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, ये बार बार कांग्रेस के किसी नेता ने क्या किताब लिखा है उस पर बात करते रहते हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं कि बहस नहीं हो रही है। पार्लियामेंट में जब किसान बिल लाया गया था, बहस हुई थी क्या? किसान बिल जब वापस किया गया है, बहस हुई क्या? क्या ये सत्ताधारी लोग किसी को भी बहस करने की इजाजत देते हैं क्या? मैं बार बार कहता हूं कि जब इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है एजेंडा आज तक, तो इस देश का एजेंडा आज क्या है? उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियां 3 साल से नहीं हुई है। बैंकिंग में बहाली बंद कर दिया गया है। एनटीपीसी में बहाली नहीं हो रही है। आपके जो रिपोर्टर हैं चित्रा जी, आप भी बुलेट लेकर के घूमते हैं, देखिए नौजवानों की आज हालत क्या है। 7 साल से खिचड़ी खा रहा है, कोई बहाली नहीं मिल रही है। और इन्होंने तो एक सीधा मर्ज का इलाज निकाला है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। मैं कहता हूं कि आज के समय में इस देश के आम आवाम को सीधे तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, मंदिर मस्जिद करके इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। विकल्प कौन और होगा? इस देश का बीजेपी का विकल्प कौन होगा? आप बार बार इतना गिना रहे हैं उसकी कमियां। जनता ही तो वोट कर रही है इनको। हाँ, वो ये मैंने यही तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। हाँ। कि इनका एक ही इलाज है, इनको चुनाव में हराइए, ये आपके सारे डिमांड को मांग लेंगे। अब हमारे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। अच्छा दिन का वादा इस सदी का, ये जो जुमला है, अच्छा दिन का जुमला इस सदी का सबसे बड़ा घपला है। और इस घपले के खिलाफ देश की जनता को सिर्फ एक काम करना है, भाजपा के खिलाफ वोट करना है। और विकल्प की जहां तक बात है, जिस लड़ाई में जो जहां है वो इनको हराएगा। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं ना कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कहते हैं कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है। मोदी के सामने इस देश की 135 करोड़ जनता खड़ा होगी और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। बेरोजगार